हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पिछले 15 से 20 साल में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह यूपी पीजीटी हो या यूजीसी नेट जेआरएफ जीआरसी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राउती कर्वे का, ऑप्शन नंबर बी है टी.एन. मदान का, ऑप्शन नंबर सी है एलपी विद्यार्थी का और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी आर.एम. मैकाइवर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राउती कर्वे का कथन है कि नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज जो है यह नातेदारी बनाता है। बढ़ते हैं आज के अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नातेदारी की व्याख्या कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध, ऑप्शन नंबर सी बी दिया गया है केवल वास्तविक संबंध, ऑप्शन नंबर सी है माने हुए अवास्तविक संबंध, लास्ट ऑप्शन नंबर डी वंशावली यानी कि रक्त संबंध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नातेदारी की व्याख्या जो है यह वंशावली यानी कि रक्त संबंध से होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी निम्नलिखित संस्थाओं में जो है निम्नलिखित संस्थाओं में से जो है कौन सी प्रत्यक्ष सहयोग पर जो है आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए है परिवार, ऑप्शन नंबर बी है सरकार, ऑप्शन नंबर सी है यूएनओ और लास्ट ऑप्शन नंबर डी संसद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिवार। परिवार प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित होता है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है, किससे करता है? ऑप्शन नंबर ए है अपनी मृत पत्नी की बहन से, ऑप्शन नंबर बी है उच्च जात की स्त्री से, ऑप्शन नंबर सी है निम्न जात की स्त्री से और लास्ट ऑप्शन नंबर डी अपने मृत भाई की विधवा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब समाज में पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री को पति के भाई से विवाह करने की अनुमति दी जाती है तो यह विवाह देवर विवाह जो है कहलाती है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, परिहार संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? परिहास संबंध जो होते हैं वह किनके मध्य पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीजा एवं साली के मध्य जो है परिहास संबंध पाए जाते हैं। परिहास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह हंसी मजाक या स्वच्छंदता तथा बराबरी के संबंध का जो है परिचायक होता है। ये संबंध सामान्यतः जीजा साली, देवर भाभी, ननद भौजाई आदि के मध्य जो है बेसिकली ये चीजें जो है पाई जाती हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मेहर का भुगतान करता है? तो इनमें से कौन है जो मेहर का भुगतान करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को दिए जाने वाला जो भुगतान होता है मेहर कहलाता है, या ऑप्शन नंबर बी दिया गया वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को, सी है वधु द्वारा वर को और लास्ट ऑप्शन नंबर डी वर द्वारा वधु को दिए जाने वाला भुगतान मेहर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर द्वारा वधु को दिए जाने वाला जो भुगतान होता है बेसिकली वह जो है मेहर कहलाता है। मेहर जो होता है यह मुस्लिम समाज में समझौते का एक जो है प्रतिफल है। निकाह का प्रस्ताव लड़के की तरफ से जाता है और लड़की इस प्रस्ताव को स्वेच्छा से अनुमति देती है। लड़की की स्वीकृति के प्रतिफल के रूप में जो है लड़के के तरफ से मेहर जो है दिया जाता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट
क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन नंबर बी है बाल विवाह, ऑप्शन नंबर सी देवदासी प्रथा, लास्ट है ऑप्शन नंबर डी दहेज प्रथा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाल विवाह। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है पारित हुआ था। लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल, लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल। कितना? लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 साल तय की गई, जिसे जो है बाद में बढ़ाकर लड़कियों की कितनी कर दी गई? लड़कियों की 18 और लड़कों की कितनी की गई? तो लड़कों के जो है 21 वर्ष जो है कर दी गई। इसे शारदा अधिनियम के नाम से जो है जाना जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धर्म, प्रजा एवं रति। परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम धर्म, प्रजा तथा रति है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित के समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए समिति, ऑप्शन नंबर बी संस्था, ऑप्शन नंबर सी समुदाय, लास्ट ऑप्शन नंबर डी वाह्य समूह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समिति। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे जो है समिति कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन तृतीयक संबंधी होता है? ऑप्शन नंबर ए मामा, ऑप्शन नंबर बी साले की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी भाई का पुत्र, लास्ट है ऑप्शन नंबर डी पिता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साले की पत्नी। तृतीयक नातेदारी वह नातेदारी है जो हमारे द्वितीयक संबंधी और उन संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं, जैसे पितामह हो गए, साले की पत्नी हो गई, या उसका जो पुत्र पुत्री होती है, या मौसा जी या बुआ का जो लड़का होता है, या फूफा आदि, ये सभी जो है इसमें जो है तृतीय संबंधी में आते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने कहा है या किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए लूथर ने, ऑप्शन नंबर बी बीरस्टीड ने, ऑप्शन नंबर सी प्रभु ने, लास्ट ऑप्शन नंबर डी कूले ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लूथर ने। लूथर ने जो है विवाह को बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल कहा है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। इवन यूपी पीजीटी आप ले लें, या आप यूजीसी नेट जीआरएफ ले लें, असिस्टेंट प्रोफेसर ले लें, या जीआरसी ले लें, इन चारों एग्जाम में बेसिकली इन चारों पेपर में जो है ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लूथर। ठीक है, बढ़ते हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है माता, ऑप्शन नंबर बी है पिता, ऑप्शन नंबर सी है चाचा और लास्ट ऑप्शन नंबर डी भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चाचा। चाचा जो होते हैं वे द्वितीयक संबंधी होते हैं। प्राथमिक समूह में कौन कौन आता है? प्राथमिक समूह में आते हैं माता पिता आते हैं, भाई बहन, ये सभी जो है प्राथमिक समूह में आते हैं। और ये जो चाचा आते हैं ना, ये जो चाचा जी आते हैं, ये हमारे द्वितीयक संबंधी होते हैं क्योंकि हमारे पिताजी के भाई होते हैं, इस वजह से। पर माता हो गए, पिता हो गए, भाई हो गए, इनका एकदम से ही ब्लड वाला रहता है, तो इस वजह से द्वितीयक संबंधी में जो है चाचा जी आ जाते हैं, और प्राथमिक संबंधी में जो है कौन आ जाते हैं? माता पिता भाई, ये जो है तीनों जन ही जो है ये प्राथमिक संबंधी में आ जाते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, मात्र हिंदू हैं,
या हिंदू एवं सिख हैं, या हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन हैं, या वर्ष 1947 से भारत में रहने वाले सभी समुदाय हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार है? ऑप्शन नंबर ए दादाजी, ऑप्शन नंबर बी पिता का भाई, ऑप्शन नंबर सी माता का भाई, ऑप्शन नंबर डी है ससुर का भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ससुर का भाई। ठीक है, हमारे द्वितीयक का प्राथमिक संबंधी तृतीयक नातेदारी होगा, जैसे कि ससुर का भाई। मर्डाक ने, किसने? मर्डाक ने, मर्डाक, ठीक है, मर्डाक ने जो है 8 प्रकार के प्राथमिक, 33 प्रकार के जो है द्वितीयक एवं 151, कितने? 151 प्रकार के तृतीयक नातेदारी का उल्लेख किया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारी के समूह का उल्लेख किसने किया है? तो यह मर्डाक ने किया है। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि प्राथमिक नातेदारी में कितने प्रकार के होते हैं, तृतीयक नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं, द्वितीयक नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रथम मतलब 1 डिजिट, द्वितीय नातेदारी मतलब ये है कि दो डिजिट में रहेगा, और तृतीय जो है या 3 डिजिट में, यानी कि प्रथम में 1 डिजिट का मतलब 8 प्रकार के, द्वितीय 2 डिजिट मतलब 33 प्रकार के, और तृतीय मतलब 3 डिजिट यानी कि 151 प्रकार के। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और इसको किसने भी उल्लेख किया था इसका? तो इसका जो है उल्लेख मर्डाक ने किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीयक नातेदारी कितने प्रकार की? देखिए क्वेश्चन सेम ही ऐसे पूछा गया है, और ये यूपी पीजीटी 2013 यूपी पीजीटी मतलब ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अभी मैंने आप लोगों को भी बताया था कि द्वितीयक नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये टोटल 33 प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 33 प्रकार के होते हैं द्वितीयक। प्रथम मतलब प्राथमिक प्रकार के कितने होते हैं? तो ये 8 होते हैं, और जो तृतीयक होता है वो कितना होता है? तृतीयक होता है 151 प्रकार का। कितना है? 151, यानी कि प्राथमिक 8 प्रकार के, द्वितीयक 33 प्रकार के, और तृतीयक जो होते हैं वो 151 प्रकार के नातेदारी होते हैं। और किसने किया था नातेदारी का उल्लेख? दिया मर्डाक ने किया था। किसने किया था? दिया है मर्डाक ने किया था। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, धर्म, परिवार, विवाह, जाति उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक संस्थाओं के। सामाजिक संस्थाएं कुछ निश्चित हितों या विशेष प्रयोजनों को ध्यान में रखकर विकसित की जाती हैं। धर्म, परिवार, विवाह, जात, परीक्षा प्रणाली आदि जो है इनके उदाहरण है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुपद विवाह। जो बहुपद विवाह है वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है, इसी वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1961, लास्ट है ऑप्शन नंबर डी 1973। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1955, यानी कि 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान जो है प्रदान किए गए हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है? तो किन विवाहों की मनाही करता है? ऑप्शन नंबर ए सगोत्र विवाह, ऑप्शन नंबर बी सप्रवर विवाह, ऑप्शन नंबर सी सपिंड विवाह, लास्ट ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सपिंड विवाह। ठीक है,
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है यह सपिंड विवाह से मनाही करता है, लेकिन स्थानीय परंपराओं के विपरीत होने पर जो है स्थानीय परंपराओं की प्रधानता प्रदान करता है। संगोत्र एवं सप्रोर विवाह इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से विवाह? सगोत्र विवाह और सप्रोवर विवाह जो है इस अधिनियम द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष, लास्ट ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 2 वर्ष के लिए। संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितने वर्ष तक दी जा सकती है? यह अधिकतम 2 वर्ष के लिए जो है दी जाती है। इसका निर्धारण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 में जो है किया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष? ऑप्शन नंबर ए है 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1954 में, ऑप्शन नंबर सी 1955 है, लास्ट ऑप्शन नंबर डी 1956 में। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन हमारे द्वारा जो है आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, जिसका मैक्सिमम लोगों ने जो है सही जवाब दिया था। और हमें उम्मीद होती है कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट में प्रैक्टिस सेट के बाद जो है पूछे जाते हैं, आप लोग उसका भी जवाब देंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी आपसे कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिससे कि आप सभी को मैक्सिमम लोगों को पता होगा, पर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्म कराता हूं कि मेरी जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो कब कब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे हम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, क्विजेस कंडक्ट करवाते रहते हैं, और उसमें एग्जाम से रिगार्डिंग भी जितने भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसे हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, या आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके वहां से भी टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। और मैं भी पॉसिबल होगा तो इसी मार्च में आप लोगों के लिए एक फुल लेंथ का मॉक टेस्ट भी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कंडक्ट करवाने वाला हूं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे जितने भी मॉक टेस्ट या क्विजेज कंडक्ट करवाए जाते हैं बिल्कुल फ्री में होते हैं, तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने पता नहीं बताया कि नहीं बताया, कि नहीं बताया तो जान लीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1956 में। बढ़ते हम आज के अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। आज के हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हिंदुओं में, ऑप्शन नंबर बी मुसलमानों में, ऑप्शन नंबर सी ईसाइयों में, लास्ट ऑप्शन नंबर डी यहूदियों में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट जो होते हैं उसके जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो हम आपसे पूछते हैं किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में हम ऑलरेडी कवर किए होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसका जो आंसर होता है उसे आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन किया करिए। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं पता है, इनके क्वेश्चन के आंसर पता नहीं होते, तो आप लोग रिसर्च किया करिए, उसके बाद आप लोग जो है उस क्वेश्चन का आंसर बताया करिए। वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम पिछले 2-3-4 प्रैक्टिस सेट में किसी न किसी एक में पूछे होते हैं, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप सभी को इन क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।